गुड मॉर्निंग बच्चों, मेरे चैनल पर आपका अभिनंदन है। और पहला पार्ट है आपका विद्युत आवेश एवं क्षेत्र। काफ़ी बड़ा टॉपिक है ये, काफ़ी बड़ा सारा पार्ट है ये। आज बेटा इस पार्ट के अंदर हम दो टॉपिक पर विचार करेंगे। सबसे पहला एक तो बात करेंगे बेटा विद्युत आवेश के ऊपर, यानी कि जो पहला टॉपिक है वो है हमारे पास विद्युत आवेश। और साथ ही साथ इसके साथ साथ एक दूसरा टॉपिक भी लेंगे अपन, और वो लेंगे बेटा विद्युत क्षेत्र। तो इसका अर्थ ये हो गया कि आज के हमारे पास दो टॉपिक हैं, पहला है विद्युत आवेश और दूसरा है विद्युत क्षेत्र। ठीक है। तो आज की टॉपिक मतलब आज का जो वीडियो है वो इन दोनों के ऊपर आधारित है। ये बात तो आपको क्लियर हो चुकी होगी। चलो बेटा, शुरुआत करें अपन विद्युत आवेश से, लेकिन उससे पहले अपन कुछ डिटेल से बात करते हैं कि भाई ये विद्युत आवेश की पहले उत्पत्ति कहाँ से हुई, किसने देखा, कैसे हुआ ये, फिर हमारे तक ये कैसे पहुंचा। ठीक है। तो सबसे जो पहला है बेटा, आज से लगभग 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 600 ईसा पूर्व, यानी आज से लगभग 600 ईसा पूर्व बेटा एक वैज्ञानिक थे, एक यूनानी वैज्ञानिक थे। यानी कि जो वैज्ञानिक थे बेटा वो यूनान के थे, जिनको मतलब बोलते हैं यूनानी वैज्ञानिक। ठीक है। इनका नाम था बेटा थैल्स। इनका नाम क्या था बेटा? थैल्स था इनका नाम। तो इन्होंने सबसे पहले क्या देखा इन्होंने कि उन्होंने बेटा एक एम्बर का पदार्थ लिया। एक एम्बर पदार्थ है ये। अब आपके दिमाग में प्रश्न खड़ा होगा, भाई एम्बर पदार्थ ये कहाँ से आ गया, ये नया चीज़ कहाँ से आ गई। एम्बर पदार्थ बेटा जो प्लांट्स होते हैं वो इसको बेटा बाहर निकालते हैं, यानी कि उनके द्वारा एक उत्सर्जित पदार्थ है। इसका रंग बेटा येलो कलर का होता है। ठीक है। तो ये मतलब पेड़ पौधों के द्वारा ये उत्सर्जित उत्सर्जित किया जाता है। ठीक है। तो उन्होंने क्या देखा बेटा, इस पदार्थ को जब बेटा अपन ऊन के साथ रगड़ते हैं, यानी ऊन के साथ, यानी प्लस करें बेटा ऊन के साथ जब अपन घर्षण कराते हैं, ठीक है, तो बेटा ये जो पदार्थ है जिसका नाम है एम्बर पदार्थ, ये पदार्थ क्या है बेटा, छोटे छोटे कागज के टुकड़ों को या हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने लग जाता है। अर्थात उसमें एक ऐसा गुण पैदा हो जाता है, यानी कि जो कागज के टुकड़ों को और छोटी छोटी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है, यानी आवेश आ गया उसमें। यहाँ तक तो क्लियर हो चुका है। यानी कि सबसे पहले इन्होंने इस चीज का देखा। इसके बाद फिर बेटा 1600 में, यानी कि 1600 के अंदर एक नए वैज्ञानिक आए जिनका नाम था बेटा गिलवर्ड। क्या नाम था इनका? इनका नाम था गिलवर्ड। तो इन्होंने भी क्या देखा कि जैसे कि एम्बर पदार्थ होता है, उसी के साथ साथ अगर हम कांच की छड़ लें, राइट, इसके बाद एबोनाइट, एबोनाइट की छड़ लें, ठीक है, अगर इनको भी किसी पदार्थ से रगड़ा जाए, ठीक है, जैसे कि रेशम या फिर बिल्ली की खाल से, तो बेटा वो भी इस पदार्थ की जैसे बेटा वो कागज के टुकड़ों को और अन्य वस्तुओं को, यानी हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने लग जाता है। ये किसने कहा? ये सन 1600 में गिलबर्ट ने कहा। ठीक है। तो इसका अर्थ ये हो गया कि जब किसी वस्तु को घर्षण कराता है, किसी वस्तु को जब हम घर्षण कराते हैं यानी कि उसको रगड़ते हैं, उसके बाद बेटा उसमें एक विशेष प्रकार का गुण पैदा होता है जो कि हल्की वस्तुओं को या कागज के टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करता है। अगर अपन दैनिक जीवन की बात करें तो दैनिक जीवन में जब हम सूखे जो बाल होते हैं उनके ऊपर जब बेटा हम कंघी करते हैं, कंघी करने के उपरांत जब हम कंघे को जब कागज के टुकड़ों के पास लेके जाते हैं, तो बेटा वो भी बेटा कागज के टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करता है। यानी उसमें एक ऐसा गुण पैदा हुआ जो कि इनको अपनी ओर आकर्षित करता है, यानी उसमें कोई आवेश पैदा हुआ। ठीक है। तो मतलब कहने का अर्थ ये है कि हर पदार्थ में बेटा एक ऐसा गुण पाया जाता है कि जब उसको किसी चीज़ से रगड़ते हैं या घर्षण करते हैं तो बेटा वो आवेशित हो जाता है, अर्थात उसमें एक आवेश पैदा होता है। ये तो हो गई बेटा काफ़ी सारी लंबी सारी बात, लेकिन हम आज बात करेंगे कि भाई ये हमारे दैनिक जीवन में
ये आवेश तो पैदा हुआ है, लेकिन ये ऐसा क्यों होता है, इसका रीज़न क्या है? तो अपन इसके थोड़ा-सा डिटेल से बात करते हैं। तो पहले अपन चलते हैं विद्युत आवेश के ऊपर, ठीक है? चलिए देखो, अब देखो हमारा जो पहला टॉपिक है विद्युत आवेश, जो मैंने अभी आपको थोड़ा-सा समझाया था, जो पुरानी बातों को लेकर के, ठीक है? तो सबसे पहले अपने को 3 बातों पे ध्यान देना है। सबसे पहला है कि बेटा प्रत्येक पदार्थ में ये गुण पाया जाता है, यानी प्रत्येक पदार्थ में ये पाया जाता है, किसका बेटा? आवेश पाया जाता है, ठीक है? इसके बाद दूसरा जो है वह है कि ये पदार्थ का एक मूलभूत गुण होता है। ये पदार्थ का एक मूलभूत गुण है। ये आपके दो चीज़ें हैं जिसको आपको ध्यान में रखना है। थर्ड है बेटा आवेश है, ये पदार्थ के अंदर पाया जाता है। ये बाहर नहीं आता है। बाहर जब आता है कि जब बेटा इसको या तो हम इसको किसी चीज़ से रगड़ते हैं या घर्षण कराते हैं, जब जा कर के बेटा ये जो आवेश है ये उसके ऊपर आएगा। ठीक है? यहाँ तक तो आपको क्लियर हो चुका होगा। चलिए यहाँ से चलते हैं अपन आगे की ओर। अब जानते हो कि हमारे आस-पास काफ़ी सारे पदार्थ पाए जाते हैं। ठीक है? तो ये पदार्थ बेटा एक सूक्ष्म कणों से मिलके बने होते हैं। ठीक है बेटा? और सूक्ष्म कण को अपन बेटा परमाणु बोलते हैं। और आप देखो जो परमाणु होता है उसका स्ट्रक्चर बेटा ऐसे होता है, आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा या छोटी क्लासों में पढ़ा होगा। तो देखो जो भी सूक्ष्म कण है, किसी भी पदार्थ का जो सूक्ष्म कण है बेटा वो परमाणु होता है। इसके लिए ठीक है। अब जो इसका स्ट्रक्चर है वो सेम ये होता है, ठीक है? इसके मध्य में बेटा नाभिक होता है जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, और ये बेटा एक दूसरे से नाभिकीय बल के द्वारा एक दूसरे को पकड़े होते हैं, स्थिर रहते हैं। इसके साथ ही साथ बेटा हम जानते हैं कि इसके चारों ओर छोटी-छोटी जो कक्ष होते हैं जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन गति करते रहते हैं। अर्थात ये इलेक्ट्रॉन एक कक्ष से दूसरे कक्ष में, दूसरे कक्ष से पहले कक्ष में, ये आदान-प्रदान इनका होता रहता है। ठीक है? जब ये परमाणु किसी चीज़ के द्वारा रगड़ा जाता है या किसी को इलेक्ट्रॉन देता है या लेता है, तो बेटा उसके अंदर आवेश पैदा होता है। उसमें क्या पैदा होता है? आवेश। यानी कि वो आवेशित हो जाता है इलेक्ट्रॉन के देने और लेने के बाद। इसका अर्थ ये हो गया कि इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफ़र से ही आवेश पैदा होता है। तो आवेश का जो मुख्य उपदेश, जो मुख्य है, वो बेटा इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होना या लेना या देना। तो इसका अर्थ ये होगा कि इलेक्ट्रॉन के आदान-प्रदान से ही बेटा आवेश पैदा होता है। ठीक है? तो ये बात तो आपके दिमाग में यहाँ तक पहुँच गई होगी कि इलेक्ट्रॉन के देने लेने से, यानी विनिमय करने से, बेटा त्यागने से ही बेटा उसमें आवेश पैदा होता है। ठीक है? और बेटा आवेश होता है एक तो प्लस का, एक माइनस का। इसका सबसे पहले जो इसको बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दिया था, किन्होंने दिया था? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दिया था इसको, प्लस का और माइनस का, प्लस आवेश और धन आवेश, सॉरी प्लस और माइनस का। ठीक है? अब देखते हैं आगे क्या और टॉपिक है, देखते हैं। अब देखते हैं बेटा आवेश की परिभाषा क्या है। आवेश की परिभाषा देखते हैं कि आवेश की परिभाषा क्या होती है। ठीक है? देखिए, आवेश पदार्थ का एक मूलभूत गुण है। ठीक है? आवेश पदार्थ का एक मूलभूत गुण है जो कि प्रत्येक यानी उस पदार्थ में पाया जाता है। ये जैसे मैंने आपको अभी पहले समझाया था। ठीक है? यह पदार्थ इलेक्ट्रॉन के त्यागने से या जब ग्रहण करता है, या त्यागता है या ग्रहण करता है, तो बेटा उस पर आवेश आ जाता है। ठीक है? तो यहाँ तक तो आपके दिमाग में आ गई होगी कि मतलब आवेश कब आएगा? जब वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा या उसको लेगा या देगा। यहाँ तक तो आपको क्लियर हो चुका होगा। अब अपन इसे एक एग्जाम्पल के द्वारा इसको समझाते हैं। देखो बेटा, जैसे कि मान चलो कि एक्स एक यहाँ पर एक वस्तु है या वाई, दो वस्तु हैं, एक्स और वाई। जब बेटा इनको आपस में हम जब इनको रगड़ते हैं तो बेटा इनमें इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, जैसे कि इलेक्ट्रॉन को इसने दिया इसको, यानी इलेक्ट्रॉन का विनिमय करा या ट्रांसफर करा, या लिया या दिया। तो ऐसी स्थिति में बेटा ये दोनों पर आवेश आ जाता है। ठीक है? दोनों पर आवेश आएगा, अर्थात इन दोनों को बेटा अपन आवेशित वस्तु बोलेंगे। क्या बोलेंगे इनको? इनको बोलते हैं बेटा आवेशित वस्तु। कब आएगा? जब इनको आपस में रगड़ा जाए, जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो लेने देने से। तो बेटा इन दोनों को अपन आवेशित वस्तु बोलते हैं, यानी इसके ऊपर भी एक आवेश आता है और बेटा इसके ऊपर भी एक आवेश आ जाता है, दोनों के ऊपर, लेने और देने के उपरांत। तो बेटा इन दोनों को अपन क्या बोलेंगे? एक आवेशित वस्तु बोलेंगे। तो इसका अर्थ ये हो गया कि मतलब ये है कि जब किसी दो वस्तुओं को रगड़ते हैं
तो इसका अर्थ ये हो गया कि उनके रगड़ने के उपरांत बेटा इनका इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, या तो वो लेते हैं या देते हैं, अर्थात वो आवेशित हो जाते हैं। तो ऐसी वस्तुओं को अपन आवेशित वस्तु बोलते हैं। ठीक है, अब देखते हैं आगे क्या है बेटा। अब अपने पास एक प्रश्न होता है कि भाई किसके ऊपर कौन सा आवेश आएगा। जब दोनों वस्तुओं को जब रगड़ते हैं तो इनमें किस प्रकार का आवेश पैदा होता है। ठीक है, देखो बेटा, कहने का अर्थ है कि जो भी वस्तु इलेक्ट्रॉन को डोनेट करती है, जब इलेक्ट्रॉन को डोनेट करती है तो बेटा उसके ऊपर प्लस चार्ज आता है, यानी धन आवेश आएगा। कौन सा आएगा? धन आवेश। जो भी वस्तु अगर इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगी यानी कि उस पर आएगा धन आवेश, जो वस्तु इलेक्ट्रॉन लेगी तो उस पर आएगा बेटा ऋण आवेश। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, यानी कि जो वस्तु इलेक्ट्रॉन को दान करती है उसके ऊपर आता है बेटा प्लस आवेश, और जो इलेक्ट्रॉन को लेती है उस पर आता है बेटा ऋण आवेश। यहाँ तक अपने पास क्लियर हो चुका, यानी कि अपन विद्युत आवेश को समझ चुके हैं। अब अपने पास आता है कि बेटा विद्युत क्षेत्र क्या होता है। विद्युत क्षेत्र के बारे में देखते हैं कि विद्युत क्षेत्र क्या है। ठीक है, जो दूसरा टॉपिक है वो है बेटा अपने पास विद्युत क्षेत्र। ठीक है, चलो विद्युत क्षेत्र को समझें उससे पहले एक छोटा सा एक अपन एक्सपेरिमेंट के द्वारा समझते हैं। देखो ना, जैसे मान के चलो कि ये कोई आवेशित कण है जिसको मैंने Q का नाम दिया, आवेशित कण। और ये आवेशित कण बेटा स्थिर अवस्था में, ये अभी गतिमान नहीं है। तो बेटा ये आवेशित कण क्या होता है, ये आवेशित कण अपने चारों ओर एक विशेष प्रकार का क्षेत्र पैदा करता है। ये जो आवेशित कण है बेटा ये स्थिर अवस्था में है। जब स्थिर अवस्था में ये अपने चारों ओर एक बेटा ऐसा क्षेत्र उत्पन्न करता है, जब इस क्षेत्र के अंदर कोई अन्य दूसरा आवेशित कण आता है, कोई अन्य दूसरा आवेशित कण आता है, जैसे कि अपन ये आपका Q आवेश है, जैसे मान के चलो ये Q1, ये Q2 और Q3, ये अन्य 3 आवेशित कण हैं। जब इसके पास में आते हैं तो बेटा ये क्या करता है, या तो इनको अपनी ओर आकर्षित करेगा या फिर बेटा ये इनको प्रतिकर्षित करेगा। या तो ये बेटा इनको आकर्षित करेगा या इनको प्रतिकर्षित करेगा। तो इसका अर्थ ये हो गया, इसका अर्थ ये हो गया कि ये जो आवेशित कण हैं जो मैंने अभी नाम दिया Q का, ये बेटा अपने चारों ओर एक अपनी कैपेसिटी के अनुसार बेटा एक ऐसा क्षेत्र पैदा करता है। इस क्षेत्र में जब कोई अन्य दूसरा आवेशित कण आता है तो या तो वो उनको आकर्षित करेगा या प्रतिकर्षित करेगा। इसे बेटा विद्युत क्षेत्र बोलते हैं। ठीक है, लेकिन अगर इस क्षेत्र के बाहर कोई अगर कण आता है, जैसे मान चलो कि यहाँ पर कोई कण आ गया, इसका नाम दे दिया बेटा अपन X4। अब ये बेटा इस क्षेत्र के बाहर है, इसकी परिसीमा के बाहर है, तो बेटा इसको ना तो वो आवेशित करेगा और ना ही इसको प्रतिकर्षित करेगा। ठीक है, अब देखते हैं बेटा विद्युत क्षेत्र की परिभाषा क्या होती है। अब देखो इसकी परिभाषा देखो, कोई स्थिर आवेशित कण, स्थिर है बेटा, गतिमान नहीं है, कोई स्थिर आवेशित कण अपने चारों ओर एक ऐसा वृत्ताकार क्षेत्र पैदा करता है, अपने चारों ओर एक ऐसा वृत्ताकार क्षेत्र पैदा करता है। जब कोई अन्य दूसरा आवेशित कण जब इसके पास आता है तो बेटा या तो वो उनको आकर्षित करेगा या इसको प्रतिकर्षित करेगा। इसे बेटा विद्युत क्षेत्र बोलते हैं। ठीक है, मेरी बात आपके दिमाग में आ गई होगी। ठीक है, यानी कि अपने एरिया के बाहर तो वो नहीं कर पाएगा, लेकिन उस एरिया के अंदर अंदर कोई दूसरा अन्य आवेशित कण आता है तो ये बेटा उनको क्या करेगा, आकर्षित करेगा या प्रतिकर्षित करेगा। ठीक है, चलिए अब आते हैं बेटा विद्युत क्षेत्र की उत्पत्ति कैसे हुई। उत्पत्ति यानी कि उत्पत्ति होने के कारण क्या है। तो सबसे पहला कारण है स्थिर विद्युत आवेशों के कारण। स्थिर विद्युत आवेश कारण, जैसे मैंने अभी आपको ऊपर एक एग्जांपल दिया था कि ऊपर जो आवेश कण था बेटा, वो आवेशित कण था वो Q था, जिसको स्थिर अवस्था में था। तो इसने क्या करा बेटा, अपने चारों एक परिसीमा बनाई, और परिसीमा के अंदर जब भी कोई दूसरा कण आता है तो बेटा ये उनको अपनी ओर कर लेता है आकर्षित। यानी कि जो पहला है वो स्थिर आवेशों के कारण होता है, जो मैंने अभी आपको समझाया। जैसे हमें देखो यहाँ पर पहला जो इसका रीज़न है स्थिर आवेशों के कारण। अगर कोई आवेशित कण है स्थिर अवस्था में, ये गतिमान नहीं है, जब ये आवेशित कण है तो अपने चारों ओर बेटा एक ऐसी सीमा बनाएगा, अपना ऐसा क्षेत्र पैदा करेगा
इसके अंदर जो कोई अन्य दूसरा कण आता है तो बेटा या तो इसको आकर्षित करेगा या इसको बेटा प्रतिकर्षित करेगा। ये था स्थिर आवेश कण। अब देखते हैं स्थिर आवेशों की जो अध्ययन के लिए कौन सी शाखा काम में आती है। ठीक है, देखो नेक्स्ट है आपका कि जो स्थिर आवेश जो होते हैं इसकी कौन सी शाखा है जिसका हम अध्ययन कर सकते हैं। देखो भौतिकी की वह शाखा जिसके अंतर्गत स्थित आवेशों के गुणों का अध्ययन किया जाता है, यानी कि फिजिक्स की वह शाखा जिसके अंतर्गत स्थिर आवेशों के गुणों का अध्ययन किया जाता है स्थिर विद्युत कहलाती है। ठीक है, तो इस प्रकार के जितने भी जिनका अपने को अध्ययन करना होता है और जो शाखा है वो बेटा स्थिर विद्युत भौतिकी कहलाती है। अब इसका अनुप्रयोग क्या है, इसके जो हमारे दैनिक जीवन में क्या क्या उपयोग है। एक तो बेटा किसमें होता है, लाउड स्पीकर में होता है इस चीज़ का उपयोग, और दूसरा है बेटा इसका होता है जैसे कि सिनेमा घरों में, यानी कि चलचित्रों में। ठीक है, दूसरा इसका रीजन है बेटा गतिमान आवेश के कारण। गतिमान आवेश यानी कि जो आवेशित कण है जब वो गति करेगा, जब आवेशित कण है गति करेगा तो गति के उपरांत बेटा उसके अंदर विद्युत क्षेत्र पैदा होगा, और जब वो कोई भी आवेशित कण जब गति करता है तो विद्युत क्षेत्र के साथ साथ बेटा चुंबकीय क्षेत्र भी पैदा करता है। ठीक है, अब अपन इसको देखते हैं कि इसका अध्ययन भौतिकी की किस शाखा में किया जाता है। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत गतिमान आवेशों के गुणों का अध्ययन किया जाता है। गतिमान आवेशों का, क्योंकि गतिमान आवेश जो है गतिमान होगा, स्थिर अवस्था में नहीं होगा, तो उसको बेटा धारा विद्युत की कहते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर अपन बात करें आगे देखें तो इसके अंदर कुछ एक्सपेरिमेंट हैं बेटा, देखते हैं अपन। अब इसका एग्जाम्पल है, आपने देखा होगा क्लास 10th के अंदर आपने पढ़ा होगा ऑस्ट्रेट का नियम। ये इसका एक एग्जाम्पल है ऑस्ट्रेट का नियम, जहाँ पर बेटा गतिमान आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र पैदा हुआ था, चुंबकीय क्षेत्र पैदा हुआ था। अब जैसे मान चलो अपन ने ये एक आवेशित कण है जो बेटा गतिशील है, तो गतिशील होने के साथ साथ बेटा ये क्या करेगा, अपने चारों ओर ये बेटा एक विद्युत क्षेत्र तो पैदा करेगा ही करेगा, साथ ही साथ बेटा ये अपने चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र भी पैदा करेगा, जो कि बेटा दूसरे वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित भी करेगा। अर्थात ये विद्युत क्षेत्र तो पैदा करेगा ही, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र पैदा करेगा, तो इसको बोलते हैं विद्युत क्षेत्र तो पैदा होगा ही होगा। ठीक है, और विद्युत क्षेत्र के साथ साथ बेटा ये चुंबकीय क्षेत्र भी पैदा करेगा। ठीक है, अब इसका जो अनुप्रयोग है वो कहाँ पे होता है, ये वन डे ग्राफ एक जनित्र होता है जहाँ पर बेटा बहुत उच्च विभव को पैदा करने के लिए इस प्रकार के आवेशित कणों को गति प्रदान की जाती है। तो ये बेटा आज के हमारे पास जो टॉपिक थे दो, एक तो आपने लिया विद्युत आवेश और दूसरा लिया अपन ने चुंबकीय क्षेत्र। नेक्स्ट वीडियो लेकर के आएंगे। धन्यवाद।